वेल बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो और माई सेल्फ फरमान। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तुम्हें क्लियर है? हम क्लास 9th को लेकर जा रहे हैं। क्लास 9th में नई एसएसटी का नया करिकुलम और उस पर हम पर्टिकुलरली आपके कौन से चैप्टर पर है? चैप्टर नंबर 1। यार ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। वेल अगर तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाओ और देखो। और इस पार्ट में हम चैप्टर को फाइनली क्या कर देने वाले हैं? एंड। चलो समझाता हूँ, बताता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। एक बेसिक शॉर्ट रिकैप। यार अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ सोशल साइंस का मतलब बताया। सिंपल शब्दों में क्या? बीइंग अ ह्यूमन, हम लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक समाज के बीच में रहते हैं। अब उस समाज में हमें बिहेव कैसे करना है? जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ के नियम कायदे कानून क्या है? पैसा कैसे आता है? जिस धरती पर मैं रहता हूँ उस धरती पर नदी ऐसे ही क्यों बहती है? वातावरण में जैसा चेंज आता है वैसा ही बदलाव क्यों आता है? तो समाज में जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चेंज आया वो कैसे आया? वेल वो चीज हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें बहुत कुछ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री क्या है इन सबको प्रॉपर तरीके से क्लियर किया। फिर मैंने कहा चलो फाइनली हम पहुंचते हैं अपना पार्ट 3 की तरफ। यार वेल आज मैं तुम्हें टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं क्या बताने वाला हूँ? यार हर चीज को ना थ्योरेटिकली पढ़ना एक अलग चीज होता है, प्रैक्टिकली लेकर जाना एक अलग चीज होता है। क्या नहीं समझे? बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। यार मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, ऑब्वियस तुमने पढ़ा है ना। यार तुमने एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ा तो है। मैं चीज में तुम्हें कंप्यूटर में कहता हूँ लो भाई पावर पॉइंट चलाओ, चला सकते हो बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली। वेल होगा तुम में से कोई जो चला सके, मैक्सिमम लोग मना करेंगे यार। और वो भी तुमने किताबें पढ़कर नहीं सीखा, कहीं और कैसे तुमने उस स्किल को एक्वायर किया। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करता हूँ वो चीज मैटर करती है। और वही तुम्हें सोशल साइंस सिखाता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पर कैसे अप्लाई करना है। यार एग्जाम्पल के तौर पर कल को तुम कहीं खड़े हो और तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है और तुम्हें नहीं पता तो तुम प्रोटेस्ट नहीं करोगे। सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें कमरे में बंद करके मारता हूँ और मैं कहता हूँ ऐसा ही होता है, यही होगा, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी और ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ भी। तो तुम्हें लग रहा है ऐसा ही होता है तो तुम सहोगे। वेल लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो गलत है, तुम विरोध करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। तो वही मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम सोशल साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। अब ये टॉपिक बताता क्या है? यार गाइडिंग वैल्यूज क्या होती है? नैतिकता वाली बात है। कैसी नैतिकता वाली बात है? अभी तुम्हारे मन में सवाल है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? वेल ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ। एट द एंड करेंगे क्वेश्चन डिस्कस और तुम्हें सब आता होगा, सब बताऊंगा कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, चीजों को लिखते कैसे हैं, कैसे क्या तरीका रहता है ना। चलो तो गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस का मतलब क्या हो जाता है? नैतिकता वाली बात है। कैसी नैतिकता? मोरल वैल्यूज। यार ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको एथिक्स भी कहा जाता है। कहना क्या चाह रहा हूँ? यार मुझे एक बात बताओ, एक इंसान जा रहा था और उसकी जेब से 10 का नोट गिर जाता है। 10 तो बहुत छोटी रकम है, 500 का नोट गिर जाता है और उसको देखकर मेरा ईमान डूब जाता है। यार मुझे लगता है नहीं यार ये 500 का नोट मैं अपनी जेब में रख लूं, क्या मैंने सही काम किया? नहीं, ईमानदार रहो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, है ना, गलत चीजें मत करो। यही तो नैतिकता, मॉरल वैल्यूज होती हैं। बस ऐसा ही कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो देखते हैं क्या है। यार सोशल साइंस तुम्हें केवल नॉलेज, तुम्हें सिर्फ चीजें ही नहीं बताता, तुम्हारे अंदर वैल्यूज और एथिक्स को भी डेवलप करता है। समझे ना? 500 का नोट गिरा था, बताई थी कहानी। ये जो वैल्यूज हैं ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती है। कैसे? यार मुझे जीवन में पैसा कमाना है खूब, लेकिन मुझे पता है गलत नहीं करना है कुछ। तो गाइड गाइड समझ लो ना, गाइडेंस। क्या करना है क्या नहीं क्लियर कट बता देना। मुझे मेरे जीवन में नैतिकता पता है कि भैया ये करके पैसा नहीं कमाऊंगा, ये गलत है। कल को मैं डॉक्टर बन जाता हूँ और पेशेंट की किडनी निकाल कर बेच देता हूँ, पैसा आएगा। लेकिन मैं डॉक्टर बना, मैंने कहा नैतिकता से काम करूंगा, ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। तो मुझे पता है क्लियरली कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हेन वी एग्जामिन सोसाइटी, जब हम सोसाइटी को देखते हैं, हम डेली लाइफ पर कुछ ऐसी चॉइसेस लेते हैं। जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैंने बताया कि मैं क्या करता और मैंने क्या किया। इंडिया में आप इनको कनेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। सुनो और समझो। यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली एक रूल बुक। वेल व्हाट इज रूल बुक? यार मुझे एक बात बताओ, हर जगह के अपने एक नियम कायदे कानून होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं रूल। अब भारत देश के भी अपने नियम कायदे कानून है। तुम 18 से कम हो तो वेल तुम एक्टिवा नहीं चला सकते, चला लेते हो गलत है, इलीगल है, बात अलग है। तो इंडिया की भी अपने कुछ नियम कायदे कानून है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। टेक्निकली हिंदी में संविधान कह दिया जाता है ना। चलो तो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके अंदर भी कुछ बेसिक वैल्यूज को ऐड किया गया। अब ये वर्ड्स बताऊंगा, बहुत अटेंटिवली सुनना। वेल व्हाट इज प्रेम्बल? यार प्रेम्बल क्या होता है? जब आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कुछ
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मॉरल वैल्यूज थी, या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग वैल्यूज थी, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट आत्मा है, तो उसको प्रियम्बल कहा जाता है। वेल दिखाता हूँ, वैसे इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, अभी मेरे स्लाइड्स में देखना, वेल सब समझाऊंगा क्या है। चलो तो अरे यार तुमने सब देख लिया, कोई दिक्कत की बात है, मेन चीज दिखानी है तो वो क्या करें। ये एक्चुअली में ये जो तुम इमेज देख रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, समझ लो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रियम्बल। ये गाइडिंग वैल्यूज हैं, क्या है जी, गाइडिंग वैल्यूज। यार गाइडिंग वैल्यूज क्या होती है, सुनो यार, कल को मैं बहुत कामयाबी अचीव कर लेता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन जाता हूँ, नैतिकता मुझ में नहीं है, बेसिक मॉरल वैल्यूज मुझ में नहीं है, क्या दुनिया मुझे पसंद करेगी? क्या मैं लोगों के साथ गलत करता हूँ, गलत करके कमाया पैसा क्या किसी काम का होगा? नहीं। इन शॉर्ट एट द एंड तुम एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, तुम्हारे मन में डर होगा, और ये फीलिंग ना बहुत बेकार होगी। तो वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज है या मोरल वैल्यूज हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं, बताती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रियम्बल, फर्स्ट पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? एक सवाल है मेरा तुमसे, ये पढ़ा होगा तुमने कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, पता है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं पता है तो पूछो या गूगल करो। वेल अब जो भी है बताना, अगली वीडियो में क्लियर करता हूँ। स्पेशली तुम्हें प्रियम्बल जस्टिस, न्याय के बारे में बताता है, लिबर्टी, आजादी के बारे में बताता है, इक्वालिटी, अब याद है ना तुम्हें, इक्वालिटी, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, भेदभाव ना हो, फ्रेटर्निटी बोलते हैं भाईचारा, कि इंडिया में लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इंडिया के पहले पेज पर मेंशन है तो बहुत सारी चीजें मेंशन, लेकिन समय समय के साथ साथ, चैप्टर के साथ साथ हम सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। इन शॉर्ट बताता हूँ कि गाइडिंग वैल्यूज क्या है। फर्स्ट, दे शेप हाउ वी ट्रीट पीपल एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंस। ये मुझे एक बात बताओ, यार तुमने देखा कि कई बार कुछ लोग गरीब लोगों के साथ बदतमीजी से बिहेव करते हैं, उनको मार पीट देते हैं क्योंकि वो गरीब है। तो एक इंसान गरीब आदमी से कैसे बर्ताव करता है, क्या उससे उसका व्यवहार पता चलता है? वो भी तो मोरल वैल्यू है, वो तुम्हें बताता है क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, या वही वैल्यूज होती हैं। सेकंड, दे गाइड, ये मैं बताता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, अपने चीजों को प्लान कैसे करना है। तीसरा, ये बताता है, जज करता है कि वेदर जो रूल्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं क्या वो सभी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, कल को मैं एक हाईवे बना देता हूँ और गरीब लोग जो रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनकी झुग्गी झोपड़ी में तोड़ देता हूँ, क्या इससे गरीब लोगों का फायदा हुआ? नहीं ना। किसका फायदा हुआ? अमीरों का। किसका फायदा हुआ? बिजनेसमैन का। तो ये सब चीजें, ये सब तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आएगा गाइडिंग वैल्यूज क्या है। चलो अब ध्यान से देखते हैं डाइवर्सिटी। यार अब तुम कहोगे डाइवर्सिटी वेल में पता है, डिफरेंसेस, विभिन्नताएं, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर जो डिफरेंसेस हैं। देखो थियोरेटिकली एक अलग चीज होता है, अब मैं उस चीज को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूँ लाइफ के साथ, कि कैसे सोशल साइंस तुम्हें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताता है जिनको कि तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सुनो, ये डाइवर्सिटी का मतलब बिल्कुल सही है, डिफरेंसेस होते हैं। फिर वो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, रीजन एरिया को लेकर, कास्ट को लेकर, ऊंची जाति नीची जाति, ट्राइब को लेकर, जैसे बंजारे हो गए, ऐसी कई सारी कम्युनिटीज होती हैं। जेंडर को लेकर, मतलब समझ रहे हो ना, जेंडर मेल फीमेल, एज को लेकर, ऑक्यूपेशन मतलब काम को लेकर, या कोई भी फिजिकल एबिलिटी, खाने पीने को लेकर, क्लोथिंग को लेकर, कल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वेल नॉर्थ साइड नहीं मनाई जाता इतना, वहाँ दिवाली का ज्यादा बोलबाला है, तो वो सब चीजें। तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, अब इसको खत्म नहीं कर सकते। अब ये क्यों एग्जिस्ट करती है, उसकी एक इतिहास है, वो हम समझते हैं। इन्वायरमेंट को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं और कुछ ट्रेडिशंस, मतलब हम समझ क्यों रहे हैं, सुनो, हम डाइवर्सिटीज को समझते क्यों हैं, और यहाँ पर ना डाइवर्सिटी डिफरेंट है, मतलब लोग डिफरेंट है, उसको नोटिस करना जरूरी नहीं है। वो डिफरेंसेस कैसे इंडिया में हैं और किस तरीके से इंडिया के कल्चर को या इंडिया के सिस्टम को प्रमोट करते हैं, वो हम सीखते हैं। देखो यार, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार, बहुत सारा आर्ट है, बहुत सारे लोकल क्राफ्ट्स हैं। यार जैसे मैं सहारनपुर से बिलोंग करते हुए लकड़ी के काम के लिए फेमस है, आपका शहर किसी और चीज के लिए फेमस हो सकता है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग हो गया, म्यूजिक और फूड। तो हम जब इन सभी कल्चर या डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम हारमोनी, एकता, हारमोनी मतलब एकता को स्ट्रेंथन करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि यार मैं इंडिया में रहता हूँ ना, मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ, अच्छा तो क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता अच्छे लगते हैं? ऑब्वियस, मैं कहता हूँ तुम्हारे माता पिता तो बेकार हैं, लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। तो यार मेरा कल्चर अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तो मेरे कल्चर, मेरे धर्म, मेरी भाषा की बुराई करते हो, क्या मुझे हर्ट होगा? हाँ होगा। तो वो चीज है, तो ये तुम्हें बताता है कि कैसे आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी के जो इमोशंस हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे एक कल्चर, एक क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। और डाइवर्सिटी आपको स्टीरियोटाइप्स के बारे में भी बताती है। अब देखो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना यार। वेल ये क्लिप में मैं चला नहीं सकता यार, चलाऊं, मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। और इस वीडियो से
जो भी कुछ व्यू काउंट है वो काउंट भी नहीं होगा। तो चलो फिर भी, तो मैं वीडियो तो नहीं चलाता यार, मुझे अब ज्यादा यूट्यूब के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ, बस ध्यान से देखना। ये मैंने एक मूवी की क्लिपिंग लगाई है, और ये जो मूवी की क्लिपिंग है शायद तुम रिलेट कर पा रहे हो, ये आपकी पर्टिकुलरली पीके मूवी से ली गई है। तो पीके मूवी में क्या होता है एक्चुअली में यार, मैं तुम्हें डिक्टेट कर देता हूँ, सुन लो, बाकी तुम क्लिप जाकर देख लेना मूवी से। यार जो अपने पीके साहब होते हैं वो कुछ इंसानों को लेकर आते हैं, और जो इसमें पंडित या शास्त्री जी हैं, जो भी आप कहें, वो कपड़े देखकर पहचानते हैं कि कोई इंसान कैसा है। जैसे बुर्खा पहना है तो मुस्लिम है ना, सफेद कपड़े पहने तो क्रिश्चियन, पगड़ी पहनी है तो पर्टिकुलरली क्या आपका सिख। तो अमूमन क्या हम किसी को किसके अपीयरेंस से जज करते हैं। मैं दाढ़ी रखता हूँ, मूछ नहीं रखता, मुस्लिम है ना। मैं मूछ रखता हूँ, हिंदू। मैं पगड़ी पहन लेता हूँ, सिख। अब मैं औरत तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बुर्का पहन लूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, मुस्लिम। तो यार ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स पॉपुलर कर दिए जाते हैं, ये चीज सही नहीं है। कपड़ों से किसी इंसान का आप धर्म, कपड़ों से किसी इंसान का आप कल्चर या कास्ट, उसका कैरेक्टर नहीं पता लगा सकते, तो वो चीज है। तो डाइवर्सिटी तुम्हें बताती है कि जो स्टीरियोटाइप, समझ गया ना, कि कब यार इसकी मूछें नहीं है तो मुस्लिम होगा, वो चीज है। तो समटाइम्स हम कई बार कोई जज कर लेते हैं अमूमन किसी के लैंग्वेज को लेकर, क्लोथिंग से, ऑक्यूपेशन से, प्लेस ऑफ ओरिजिन से। तो ये सब चीजें गलत हैं, आपको किसी इंसान को जानना समझना जरूरी है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डाइवर्सिटी की बात भी हम लोगों में फ्रेटर्निटी, भाईचारा होना जरूरी है, ताकि हम लोग मिलकर रह सकें। वेल ये तुम्हें सोशल साइंस सिखाता है डाइवर्सिटी को लेकर। अब आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पर्टिकुलरली क्या है। यार ये कैसे डाटा था कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी इनकी ग्रुपिंग करके इंडिया में कितनी भाषाओं को इंक्लूड किया गया, 1 to 1। यार तुम्हें पता है वेल कि इंडिया में पंजाबी हरियाणवी सिमिलर है ना, तो पंजाबी हरियाणवी हिंदी को कलेक्टिव कर दिया गया, मतलब पंजाबी हरियाणवी सिमिलर सी भाषाएं हैं, इनको ग्रुप करके हिंदी में लिया गया। तब जाकर इंडिया में 121 भाषाएं निकली है, वरना बहुत भाषाएं बोली जाती है, बहुत। और यार तुम्हें पता है पंजाबी अलग, हरियाणवी अलग है, लेकिन इनमें से ना इंडिया में कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस है, 22। कितनी है, 22। अच्छा मेरा एक सवाल है यार तुमसे, भाई बताऊंगा आगे यार, इतना टेंस मत हो जाने की, अरे छुपा क्यों, हमसे बातें क्यों छुपा लेते हो, बताऊंगा सब टाइम पर बताऊंगा। पढ़ेंगे ना सिविक चैप्टर में, जब सिंगल सिंगल चैप्टर लेकर जाएंगे। यार मेरा एक सवाल है, शेड्यूल लैंग्वेजेस क्या होते हैं तुम मुझे बताओगे, और क्या शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंग्लिश आती है? चलो मैं बताता हूँ। यार कल को मैं कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, तो मैं 121 भाषाओं में तो नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 22 भाषाओं को मान्यता दी, और कहा कि इन भाषाओं में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसमें हिंदी तो आता है, क्या उसमें इंग्लिश भी आता है? नहीं। अगर नहीं आता तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है उनमें हम एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं? ये मेरा तुमसे सवाल रहेगा। यार सोचो, एक्सप्लोर करो चीजें, ढूंढो जवाब, तभी तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। इसी को प्रैक्टिकल स्किल्स कहा जाता है, इसी को एंगेजिंग लर्निंग कहा जाती है। कि ऐसा नहीं कि मैं आया बोल के चला गया, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि यार वीडियो को रोको, तुरंत जाओ कहीं कि क्या क्या बोल क्या रहे हैं सर। चलो अब देखते हैं इंक्लूसिविटी। इस पर हमने बहुत खुलकर बातचीत की थी पहले भी। इंक्लूसिविटी क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कई सारे बच्चे हैं। अब ये बच्चे, हल्का सा मान लेते हैं ऐसे बच्चों को हम स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस कहेंगे, ना कि फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन है हमारे बीच, तो टीचर इस पर ध्यान नहीं देता, टीचर इसको क्लास से एक्सक्लूड कर देता है। क्या चीज सही है? यार तुम्हारे दोस्त को इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तुमसे नहीं पूछते, लगेगी बात दिल पर, बुरा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि इंक्लूसिविटी बोलता है कि समाज में कभी किसी का बहिष्कार मत करो, समाज में सभी लोगों को एक साथ लेकर चलो। यार आज से पहले ऐसा होता था, आज से पहले ऐसा होता था, आज से पहले ऐसा किनके साथ होता था, SC ST, किनके साथ होता था, SC ST। यार मूवीज वगैरह देखते हो? नहीं देखते तो देखा करो, लेकिन अच्छा कंटेंट चूज किया करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक महानायक, उनके ऊपर ना एक टीवी सीरियल है और वेब सीरीज टाइप, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा अगर तुम देखते हो कि कैसे BR अम्बेडकर ने कितनी दिक्कतें सही। टीचर इनको क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाया करता था क्योंकि ये नीची जाति के थे। तो यही एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन होता है, ये सब चीजें गलत होती हैं। तो वही मैंने तुम्हें बताया था कि इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, हर किसी को वेलकम, हर किसी की रिस्पेक्ट की जाए, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो क्लासरूम हो, प्लेग्राउंड हो, नेबरहुड हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो। किसी के साथ कोई भी एक्सक्लूजन या भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन समझते हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ये तुम्हें तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। यार अमूमन ऐसा होता है कि किसी बच्चे को बुली, चिढ़ाया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, गलत है यार, वो भी सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट है। तुम एक चीज वायलेट कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, इंक्लूसिविटी। लेकिन मजा तो आता है ना, मजा तो आता है ना। जब मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूँ तो वहां पर कई बार होता है कि कुछ बच्चों का नाम रख दिया जाता है, फिर उनको चिढ़ाते हैं, तो और दोस्त लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस चीज को। तो वेल वो गलत है। या कुछ चिल्ड्रन डिसेबल है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है,
पब्लिक फैसिलिटीज में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, मतलब जितनी भी पब्लिक सुविधाएं, अगर कोई नलका है उससे कोई भी पानी पी सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो सब चीजें, और इंश्योर करना कि लोग बोल सके, काम कर सके, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके बिना किसी डर के। और ह्यूमिलेशन बोलते हैं, उन्हें डर ना हो कि उनकी मजाक बनाई जाए। तो ये सब चीजें इंक्लूसिविटी होती है, समझ लो ना, कि सभी को इंक्लूड करके चलना, किसी को अलग नहीं करना है। चलो अब यार सस्टेनेबिलिटी समझना बहुत ध्यान से क्या है। नहाते हो, अबे कैसी बात पूछ रहा हूँ, हाँ नहाते हो ऑब्वियस। तो यार क्या तुम नहाने के लिए शावर का यूज करते हो? मत किया करो यार, बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। चलो मजाक कर रहा हूँ, सुनो। सॉरी सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कैसे क्या करें, यूज सिस्टमेटिकली, लेकिन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, उसी को सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। देखो ये मैंने उसी सेंस में लगाया था, ये नहा रहा है तो शावर चल रहा है, तो जो पानी है इसके शरीर पर गिरता है वो साथ साथ नीचे स्टोर भी हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा। तो सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली तरीके से यूज करना, कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कमरे में बैठे हो, पंखा भी चलाया, एसी भी चलाया, कूलर भी चलाया, अगर गर्मी आए तो इतना सब कुछ क्यों भाई, पंखा चला के बैठो ना, सिंपल क्या है। तो रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करो, रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज करो। बस वही क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि तुम्हें समझना होगा, तुम्हें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे, उन्हें सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो इट मीन्स कि आप रिसोर्सेज को बहुत दिमाग से यूज कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन में। इसमें केयरफुल यूज करना है जमीन का, पानी का, फॉरेस्ट का, मिनरल्स का, जितने भी रिसोर्सेज हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज का यूज करके और वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ध्यान से देखना कैसे, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। यार तुम जंगल काट रहे हो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, क्या गलत कर रहे हो? क्या एयर की क्वालिटी बेकार हो रही है? क्या दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI गिरता जा रहा है? ऑब्वियस। आप इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन करती हैं, उससे अल्टीमेटली नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, ऑब्वियस। अगर तुम ग्राउंड वाटर, पानी के नीचे से जो ग्राउंड वाटर उसको ओवर यूज कर रहे हो, तो क्या उससे पानी की दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, ऑब्वियस होंगी यार। तो यही सब चीजें, तो सस्टेनेबिलिटी यही तुम्हें बताता है कि रिसोर्सेज को तरीके से, सहजता के साथ यूज करो। सहजता मतलब ढंग से यार। चलो अब देखते हैं इक्विटी क्या है। इक्विटी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। इक्विटी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पता यार क्या ये कैसे, दोबारा बताता हूं, नहीं पता तो सुनो यार। इक्विटी बोलता है सबको एक जैसा मत दो, सबको एक जैसा, जिसको जितने की आवश्यकता है उसको उतना दिया जाए। इस लड़की की हाइट अच्छी है, इसको डब्बा नहीं चाहिए, मत दो। इस लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, इसको एक डब्बा चाहिए, दो। इस लड़की की हाइट बहुत छोटी है तो इसको 2 डब्बे चाहिए, दो। तो इक्विटी क्या बोलता है कि सभी को एक जैसा मत दो, जिसको जितने की आवश्यकता है उसको उतना दो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं तुम्हें बातचीत कर रहा था, B.R. अम्बेडकर जी, जानते हैं यार, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तुम जिस देश में रहते हो ना, उस देश का संविधान इस इंसान ने लिखा है भाई। बहुत टैलेंटेड, बहुत एजुकेटेड पर्सन रहे हैं। मतलब देखना, एक महानायक B.R. अम्बेडकर पे जो एक टीवी सीरियल है, मतलब तुम्हें बहुत कुछ नॉलेजेबल देखने को मिलेगा यार। कंटेंट कंज्यूम किया करो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट, जिससे तुम्हारी नॉलेज, वो कैब क्रिटिकल, मतलब सोचने की क्षमता बढ़े। तो वही चीज है, वही एजुकेशन का बेसिकली पर्पस होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो यार ये B.R. अम्बेडकर सोचकर देखो, इनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। इन जैसे लोगों को तो पढ़ने में नहीं दिया जाता था उस टाइम। तो तुम्हें नहीं लगता कि इनके साथ बहुत गलत हुआ? तो यार ये वही बात हो गई ना, कि एक 15 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, इनमें रेस हो रही है। 15 साल का बच्चा रेस जीत जाएगा, 8 साल का हार जाएगा, तो रेस सही तो नहीं है ना। तो 8 साल का बच्चा जो रेस हार जाएगा 15 साल के बच्चे से, अगर उसको कंपेट करना, उस 8 साल के बच्चों को साइकिल देनी थी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि अगर इंडिया में SC/ST को आपने रिजर्वेशन दिया, क्या दिया, रिजर्वेशन, एक स्पेशल बेनिफिट होता है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। और अगर तुम्हें जानना है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, उन पे भी बना दूंगा वीडियोस। तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन जो दिया गया है SC/ST को, वो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर आता है, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे रह गए, जनरल कैटेगरी के लोग बहुत आगे निकल गए। तो वो जो लोग बहुत पीछे रह गए, उनको आगे लेकर आने के लिए आपको स्पेशल कुछ तो रिसोर्सेज देने होंगे। तो उनको मोटर बाइक आपने दे दी, झुम झुम। हम फर्क इतना है कि वो मोटर बाइक से बहुत आगे निकल चुके हैं। चलो, वेल रिजर्वेशन दिया जाए हटाया जाए, वो हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा। तुम्हारा अपना क्या पर्सनल ओपिनियन है, वेल बताना हाँ कमेंट सेक्शन में। चलो तो सामने आते हैं, तो इक्विटी समझ गए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, रिकॉग्नाइज करना कि हर, देखो ये तुमने देखा है कि कई बार कुछ बच्चे गरीब होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है या उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, तो वो भी इसी का पार्ट है। तो वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग डिसएडवांटेज, दिक्कत में हैं गरीबी के चलते, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के चलते, या डिसेबिलिटी के चलते। रिमोटनेस मतलब होता है बैकवर्ड एरिया में वो रहते हैं, पिछड़े हुए इलाकों में,
उनके पास या एक अच्छी सर्विसेज नहीं है। तो हर किसी को एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए ताकि एक जेन्युइन चांस, सभी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले हेल्दी रहने की, डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ रहने की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, फ्री में किसी को पढ़ा दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, कुछ लॉन्च किए जाते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो वो भी इसी का पार्ट है। और जैसे स्ट्रॉन्गर स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स को बैकवर्ड एरिया में खोलना, ये भी इसी का पार्ट है। और आज से पहले कुछ नीची जाति के लोगों को, SC ST को आपने एक्सक्लूड किया था। ये SC ST क्या होता है मैंने तुम्हें वेल पहले भी बताया था। टॉप पे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, सबसे नीचे शूद्रास जो साफ सफाई का काम करते हैं, उन्हें SC ST बोलते थे। कभी करेंगे इस पर ब्रीफ में बातचीत। तो इक्विटी कनेक्ट करता है, वो बताता है कि सभी को इक्वेलिटी दी जाए, सभी को एक समान ट्रीट किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। चलो, ये कुछ की लर्निंग्स है, वेल तुम्हारी बुक में ही बने, एक बार पढ़ना इनको। मैं ऑटोमेटिक ही सब कुछ कवर करता चल रहा हूँ, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर तुम्हें डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, एट द एंड जितनी भी की लर्निंग्स है बुक पर, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चलो, अब यार यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने 3 टॉपिक्स बचे हैं, बस 3 टॉपिक्स, ज्यादा बोर मत हो। 3 टॉपिक्स बचे हैं, 1 फिर 2 फिर एक 3, बस फिर चैप्टर आपका एंड। चलो 4 हो गए, इतना तो चलता है यार। चलो फटाफट से आते हैं। तो फटाफट से तुम्हें बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। सोशल साइंस का मतलब एक तरीके से समाज हो गया। ये समाज हर जगह डिफरेंट है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमेरिका जैसी कंट्रीज हो गई, क्या वहाँ LGBTQ गे कम्युनिटी जिनको कहा जाता है, और डिग्निटी के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं जिन पर बहुत ओपनली बातचीत होना बहुत जरूरी है। इंडियन सोसाइटी में इनको बहुत दबा कर रखा जाता है, ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, जो दिक्कत का विषय है। और ये रीजन है कि हम कभी इनके बारे में जान समझ नहीं पाते, और इनको एक हास्य, एक ह्यूमिलेशन, समझ लो मजाक का एक विषय बना लेते हैं। तो मैं जिन सीरियस तरीके से बताऊंगा तो ध्यान से सुनना यार। तुम्हें नहीं लगता है कि बाहर जो LGBTQ है, सेम जेंडर में मैरिज, ये कल्चर चलता है और उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। इंडिया में लोग इसको इतना पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखते। भले ही लीगली अब कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको इतना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मतलब होता है नजरिया, इतना प्रॉपर नजरिया नहीं रहता। तो तुम्हें नहीं लगता कि इंडियन सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है, कल्चर को लेकर बहुत रिजिड रिजिड स्ट्रिक्ट है, बिरादरी से अलग शादी नहीं करेंगे। यार तुम हिंदू हो, अगर मैं कहता हूँ मुस्लिम से शादी कर लो, नहीं। मुस्लिम अगर हिंदू से शादी कर लो, नहीं। गांव में जाओगे तो बहुत रिजिडिटी है कि अपनी ही बिरादरी में शादी होगी, सेम कास्ट। तो हर समाज का अपना एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो नजरिया, तो यहाँ पर हम सोशल साइंस को इंडिया के नजरिए से समझेंगे, है ना। चलो तो ध्यान से देखते हैं क्या है। तो वही है कि सोशल साइंस पीपल और सोसाइटी के बारे में बताती है। समाज हर जगह एक जैसा नहीं है, हर जगह पे अलग सवाल हैं, अलग दिक्कतें हैं, और उनके अलग ही सॉल्यूशंस हैं, जो हमारी ज्योग्राफी को, हिस्ट्री, इतिहास, इकोनॉमी और गवर्न करने के तरीके को कंट्रोल करती है। यार साउथ अफ्रीका में राइट टू प्राइवेसी है, मतलब तुम्हारे फोन को कोई चेक नहीं करेगा, कोई ट्रेस नहीं करेगा। क्या इंडिया में राइट टू प्राइवेसी है? मम्मी 2 गाल पे मार के चेक कर ली थी, बेटा बता क्या चल रहा है फोन में। तो वहां का कल्चर अलग है, इंडिया में नहीं है, वो एक अलग चीज है ना, और सही भी है शायद। तो हम यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे, इंडियन के नजरिए से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताया भी है कि इंडिया में कई एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग बराबर बराबर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे, और मिलजुल कर रहते हैं। और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पर डिफरेंट लोग किसी डिफरेंट रिलीजन के लोगों को प्रिजुडाइज, मैंने बताया था व्हाट इज मीन बाय प्रिजुडाइज, मैं किसी को नापसंद करता हूँ, क्यों? बिना किसी कारण के, क्योंकि उसका धर्म ऐसा है, उसकी कास्ट है, कल्चर वैसा है, तो उसको कहा जाता है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं, जैसे मुझे ऐसा नहीं पता, शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद तुम रिलेट करो ना करो, अमूमन ऐसा होता है कि मुस्लिम जहाँ पर लोग रहते हैं वो एरियाज अलग होते हैं, सिख जहाँ पर रहते हैं वो एरियाज अलग होते हैं, जेंट्स जहाँ पर रहते हैं वो एरियाज अलग होते हैं। मैं बहुत डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ इन कम्युनिटीज के लिए वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। जो हमारी भंगी कम्युनिटी है या चमार कम्युनिटी है, वेल ये लोग अलग रहते हैं, तो ये भी एक एक्सक्लूजन का ही पार्ट है ना। तो ये सब चीजें अ ग्राउंडेड अंडरस्टैंडिंग, तो हम इनको जमीनी स्तर पर समझेंगे, हवा में बातचीत नहीं करेंगे, बेसिक स्तर पर समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, कैसे डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडिया में इक्वालिटी, एक समान है लोग, कैसे सभी को डिग्निटी देना जरूरी है, रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और क्या दी गई है कि नहीं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पर बातचीत होगी, सेकुलरिज्म। यार ध्यान से सुनना, जिस भी शब्द के आगे इज्म लग जाता है ना, वो आइडियोलॉजी बन जाती है। क्या बन जाती है? तो सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है, और व्हाट इज मीन बाय आइडियोलॉजी, जिसके ऊपर एक किताब लिखी जा सके। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, व्हाट इज मीन बाय सेकुलर, इन इंडिया यू आर कंप्लीटली फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। अगर आप भारत में रहते हैं, आप फ्री है, आप जिस चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सेकुलरिज्म। और ये इंडिया की स्पेशलिटी यार। इंग्लैंड में जाओगे क्रिश्चियनिटी चलता है, पाकिस्तान में जाओगे इस्लाम चलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा किसी कल्चर को या किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता,
सभी रिलीजन को प्रैक्टिस, मैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता हूँ, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये इंडिया में ही क्वालिटी है जो कि देखने को मिलती है। तो यही सब चीजें जो कि इंडियंस में बहुत बेस्ट है, तो ये सब चीजें हम समझेंगे। तो ये उसी सेंस में लगाया था। अब ये ध्यान से देखना, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है पब्लिक लाइफ के लिए। ये मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सर पर माता पिता बैठे हैं? तो यार कई बार ना मैं वर्ड्स में फंबल कर जाता हूँ। अब अमूमन ऐसा क्यों होता है? बीइंग अ टीचर आपका बोलने का ही काम है, दिन में बहुत सारे बैचेस होते हैं जिनको पढ़ाना होता है, और फिर स्लाइड्स वगैरह अपडेट करनी होती है, तो कई बार होता है कि बोलते बोलते वर्ड्स फंबल्ड हो जाते हैं, तो उसको इग्नोर करना। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तुम्हें क्या बताता, हाँ, या क्या तुम्हारे माता पिता तुम पर ध्यान रखते हैं? ऑब्वियस, अगर तुम्हारे माता पिता तुम पर ध्यान ना रखें तो क्या तुम उस फ्रीडम का मिसयूज करोगे? हाँ। तो बस ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करता है, सोसाइटी में पीस, शांति, और कुछ सोसाइटी में आइडियल्स बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर उसका सबसे पहला पेज किससे स्टार्ट होता है? अभी बताया था ना, प्रेम्बल, बेसिक वैल्यूज। तो उसमें क्या बातें लिखी है? जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, सभी लोग एक समान है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये सब चीजें तुम डेमोक्रेसी में देखते हो, क्योंकि यहाँ पर ना कई सारे वर्ड्स हैं, सोन, सोशलिस्ट, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स होते हैं, इनकी मीनिंग अपने आप में बहुत इन डेप्थ, बहुत डीप मीनिंग होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल बताऊंगा, बेफिक्र हो, बताऊंगा इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है, तुम्हें समझाऊंगा सही टाइम आने पे। अभी एकदम से सब कुछ बता दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, उलझ जाओगे बहुत सही चीजों को, मतलब वेल, बस वीडियोस को फॉलो करते चलो, सेल्फ स्टडी करते चलो, तरीका भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी जरा कुछ चैप्टर्स की वीडियोस बनाए, तुम इतने इन चैप्टर्स को देखो, फिर धीरे धीरे हर चीज पर बातचीत करेंगे। तो दे गाइड, तो ये मैं बताता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कि जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, सभी लोगों को इक्वल रिसोर्सेज मिले, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, एक इंडियन का नजरिया बताता है। साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब सोशल इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली, है ना। और डेमोक्रेसी, जहां पर हम रहते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है। अब डेमोक्रेसी क्या है, शॉर्ट में ऐसा समझो, जहां पर लीडर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया, मोदी जी को हमने चुना, ऐसा कुछ। द मीन्स वी शुड, हम यार इंडिया में कुछ रिमर्स मतलब अफवाहें, स्टीरियोटाइप बताया था ना, मूछ नहीं दाढ़ी तो मुस्लिम, ऐसी चीजें, उल्टी सीधी बातें फैला देना, या सिंगल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, मतलब तुम डेमोक्रेसी में हर चीज के लिए प्रूफ मांग सकते हो। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है सरकार ने कोई काम क्यों किया, सरकार को उसके लिए जवाब देना होगा, और तुम पूछ सकते हो। पहले तुम्हारे पास एक एक्ट है, RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो चीज है। तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये साइंटिफिक टेम्पर, मतलब ह्यूमनिज्म, इंसानियत, इन सब चीजों को क्या करता है, सपोर्ट और रिफॉर्म करता है। मतलब बेसिकली एक दायरा है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बोर्ड देख रहे हो, दायरा है, मैं इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता, मुझे इस दायरे के अंदर रहकर पढ़ाना है। तो बस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दायरा है, जहां पर उस दायरे के भीतर आपको रहकर काम करना होता है, उस दायरे से बाहर किया गया काम सब गलत होता है। और ये टाइम टू टाइम दायरा चेंज भी होता है, समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन रूल को अपडेट भी करना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे ना और तुम छत पर जाते थे, तो मम्मी पापा से परमिशन लेकर जानी पड़ती थी। मतलब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें छत पे जाना है, तो तुम चले जाते हो और मम्मी पापा से नहीं पूछते। तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तो दायरे भी बदल रहे हैं, तो चीजें बदलती हैं। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हिस्ट्री से रिलेट करता है। फिर मुझे एक बात बताओ, आज से पहले इंडिया में किंगडम, राजाओं का रूल चलता था। पहले इंडिया की पार्लियामेंट है, जहां पर इंडिया के नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसको कि संसद कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे पूछा था, इस वीडियो में तुम्हें जवाब भी दिया। तो तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया चेंज हो रहा है? पास्ट इंडिया अलग था, मॉडर्न इंडिया अलग था। तो वेल यही है, ये हिस्ट्री को लेकर कुछ ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। पहले अकेडमिकली क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आज के भारत को समझेंगे कि पास्ट, इतिहास ने हमें कैसे शेप किया। ये मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मम्मी पापा, ऐसा होता है कि मम्मी कई बार बहुत गुस्से में होती है शाम में, तो मम्मी का मूड शाम को कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि दिन भर उनके साथ क्या क्या हुआ, है ना। तो वही चीज है कि हमारे पास्ट, हमारे भूत नहीं, हमारा प्रेजेंट, कि हमने पास्ट में कितनी मेहनत किया, मैंने कितने एफर्ट्स किए, क्या उसी से मेरा प्रेजेंट डिसाइड होगा? ऑब्वियस यार, तो वही चीज है। तो कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स, तुम्हें पता है इंडिया कंट्रोल में था, इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पढ़ेंगे बहुत इन डेप्थ क्या था। एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, जहां पर इंडियंस को कुचला जाता था। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इन सबको बहुत एक्सप्लॉयट किया गया। तो हम समझेंगे कि कैसे हमने चीजों को बनाया, बिल्ड किया। फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने इंडिया में राइट्स, जस्टिस, सिटीजनशिप, इन सभी चीजों को शेप किया, और एक डेमोक्रेटिक चीजों को बिल्ड किया। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मदद करिए समझाने में कि आज जो चीजें बिल्ड हुई हैं, आज जो प्रेजेंट है, वो कैसे, क्यों, किस तरीके से बना। समझ लो, हाउ पास्ट शेप्स अस अवर फ्यूचर। तो वो चीज कि जो पास्ट है वो कैसे हमारे फ्यूचर को शेप करता है।
और देखो यार, ये सिविक्स से रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान से देखना। गवर्नेंस टू द विलेज, गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज टू द नेशन, समझो यार। मेरे एक बेसिक सवाल है तुमसे, बेसिक। मुझे एक बात बताओ, क्या ये देख रहे हो ऑब्वियस इंडिया का मैप है, तो इंडिया एज अ कंट्री, क्या इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी है ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, तो स्टेट की भी एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया एक कंट्री, उसकी अपनी गवर्नमेंट सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट को मॉनिटर करने के लिए बनाई है। एग्जांपल के तौर पर समझो, स्कूल जाते हो, ऑब्वियस स्कूल में क्या प्रिंसिपल है ना। लेकिन प्रिंसिपल तो सब कुछ नहीं संभाल सकता, तो क्लास टीचर्स हैं। वेल, क्लास टीचर्स भी सब कुछ नहीं संभाल सकते, तो मॉनिटर है। तो वही चीज है कि इतने बड़े इंडिया को एक गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकती सेंट्रल, तो स्टेट की भी अपनी गवर्नमेंट है। और इसी तरीके से इंडिया में अपनी एक गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। एक सिटी, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जो सहारनपुर की गवर्नमेंट है वो कौन सी है, लोकल गवर्नमेंट। कौन सी है, लोकल। तो वो चीज है। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे, सेंट्रल क्या होता है, स्टेट क्या होता है, लोकल क्या होता है। कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल। इसको फेडरलिज्म भी कहा जाता है, या इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। किसको, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, समझ लो ना, वर्टिकल लाइन ऐसे। चलो, तो ध्यान से देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि सरकारें डिसीजंस कैसे लेती हैं, इंप्लीमेंट मतलब लॉज को लागू कैसे करती हैं, लोग या सिटीजन पार्टिसिपेट कैसे करते हैं इन सब चीजों में। और स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझेंगे, मतलब एक सिटी की गवर्नमेंट। इसको यार डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नामों से जानते हैं, गांव में पंचायत, शहरों में म्यूनिसपैलिटी इसको कहा जाता है, म्यूनिसपैलिटी। यार ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत, समझो क्यों। यार तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, तो वही चीज है। तो लोकल प्रॉब्लम्स को लोकली ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पता है कि उनके शहरों में क्या दिक्कत है, तो उनको वही डेली नीड्स दी जाती है। आस पड़ोस में पानी की तो कोई समस्या नहीं है, सैनिटेशन साफ सफाई हो, और रोड्स की सुविधाएं बेहतर हो, गांव में सारी चीजें प्रॉपर हो, तो वो सब चीजें। यार आज से पहले ना इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। जैसे वेल, इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, चेंजेस किए गए थे, 1992 में चेंज हुआ था। और उसके बाद लोकल लेवल के इलेक्शंस को कंपलसरी किया था, जिसको पंचायती राज कहा गया था। गांव में इसको पंचायत बोलते हैं, शहरों में इसको म्यूनिसपैलिटी बोलते हैं। तो वो चीज यहाँ पर मेंशन है, जो फैसिलिटीज पहले नहीं थी। तो मुझे लगता है कि तुम ये चीज समझ चुके होंगे, तुम ये भी चीजें क्लियर कर चुके होंगे, फिर से की लर्निंग्स आ गई। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट। आखिर में तुम्हें कुछ की लर्निंग्स गिवन है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है, इंक्लूसिविटी तुम समझ चुके हो, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, डिसेंट्रलाइजेशन शायद एक नया वर्ड है। जब आप पावर को सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, पावर को क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं। जैसे प्रिंसिपल ने कुछ पावर किसको दिया, क्लास टीचर, क्लास टीचर ने कुछ पावर किसको दिया, मॉनिटर। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में होता है, सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कम पावरफुल स्टेट, जैसे मोदी जी ज्यादा पावरफुल है, योगी जी कम पावरफुल है, ऐसा समझो वो चीज। तो पावर को जब सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, प्रेजुडाइज किसको नापसंद करना, माइग्रेशन, वेल तुम्हें पता है। तो बस यही था। इसी के साथ आपका कंप्लीट चैप्टर क्या हो जाता है, एंड। क्या हो जाता है, एंड। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चैप्टर प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा, एक्सप्लेनेशन तुम्हें बहुत कूल और बेस्ट लगा होगा यार, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत चीजों को सोच समझकर रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ क्लियर किया। तो वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है यार तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मन करता है कि यार वेल वीडियोस बनाऊं और जोश के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। अच्छा, एक चीज और, वीडियो को एंड कर रहा हूँ, एक चीज और काम की बात करते हैं यार। जो ये एमसीक्यूज वगैरह हैं, एमसीक्यूज हो गए आपके, या आपका ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, बैक एक्सरसाइज, क्या तुम्हें इनके रिगार्डिंगली भी वीडियो चाहिए? तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कमेंट आते हैं कि नहीं सर या भैया जो तुम मुझे कहो कि चाहिए वीडियो, चाहिए कि बैक एक्सरसाइज भी एक बार सॉल्व कराइए, बैक एक्सरसाइज भी एक बार सॉल्व कराइए, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंगली भी वीडियो बनाता हूँ। बाकी कल एक वीडियो और आएगी, जिसमें मैं तुम्हें बेसिकली गाइड करूंगा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, और तुम्हें उनमें कैसे क्या लिखना होगा। क्लियर? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल एक वीडियो और आ रही है जहां पर कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच।